चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के फौरन बाद सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ये शायद इसलिए किया गया है जिससे मीडिया में चुनावी बॉन्ड से ज्यादा सीएए की चर्चा हो। ऐसा ही होगा भी। अगर सीएए लागू भी नहीं किया जाता तो सच मानिए गोदी मीडिया बड़ी वफादारी से खबर को हल्का कर देता। आपने देखा नहीं था जब 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था तो कैसे गोदी मीडिया को लकवा मार गया था और कैसे चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे पर गोदी मीडिया ने चुप्पी मार ली थी। यह गोदी मीडिया के हाथ में है कि वे किस खबर को बढ़ा चढ़ाकर दिखा दे और किस खबर को नीचे दबा दे। गोदी मीडिया की लाइब्रेरी में बहुत ऐसी वीडियो हैं जिन्हें चलाकर वे बड़ी से बड़ी खबर को दबा सकता है। उसके पास स्वर्ग जाने वाली सीढ़ियां हैं, भूत प्रेत और जादू टोने का मसाला है, हिंदू मुस्लिम बहस है, तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने और परमाणु युद्ध का खतरा तो वे अक्सर करता ही रहता है। एक गोदी चैनल तो न जाने कब से यूक्रेन और रूस के बीच परमाणु युद्ध की भविष्यवाणी कर चुका है। बाकी विपक्ष को घेरने की तमाम खबरें उसके पास हैं। इसलिए सरकार चुनावी बॉन्ड के जवाब में सीएए नहीं लाती तो गोदी मीडिया चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बर्फ में जमा देता। गोदी मीडिया पूरी वफादारी से सरकार का साथ देता है और पूरी बेईमानी से विपक्ष की खबरें देता है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा है कि वे आज चुनावी बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को दे और चुनाव आयोग 15 मार्च तक उसे सार्वजनिक करे। यकीन मानिए मेरा पूरा भरोसा है कि एसबीआई और चुनाव आयोग ऐसा नहीं करेंगे। वैसे मुझे खुशी होगी अगर मेरा भरोसा टूट जाए। बहरहाल सीएए की बात करें, सवाल है कि 5 साल बाद सीएए क्यों लागू किया गया। अगर कानून बनने के फ़ौरन बाद लागू कर दिया जाता तो भारत सरकार अब तक न जाने कितने लोगों को पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता दे चुकी होती। सवाल तो यह भी है कि जहां भी भारतीय गैर मुस्लिम प्रताड़ित हैं उन्हें भारतीय नागरिकता मिलने से क्यों वंचित रखा गया है। खैर ये सरकार जाने, लेकिन सीएए को ठीक चुनाव से पहले लागू करने का मकसद यही है कि चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण किया जाए। सरकार चाहती होगी कि इस कानून पर कुछ लोग कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करें और उसका काम आसान हो जाए। सीएए नागरिकता देने का कानून है, न कि लेने का। यह बात सरकार बार बार दोहराती है, सही भी है बात। अगर भारत सरकार किसी को भारत की नागरिकता देना चाहती है तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। बल्कि सरकार को चाहिए कि दुनिया भर के प्रताड़ित गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता दे देनी चाहिए। इसलिए हल्ला करने की ज़रूरत नहीं है। चुनावी बॉन्ड की खबर को दबाने और चुनाव में ध्रुवीकरण करने की रणनीति के तहत सीएए लाया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं। 3 देशों के गैर मुस्लिम जो धर्म के आधार पर प्रताड़ित हैं उन्हें भारत की नागरिकता लेने के लिए ये साबित करना होगा कि वे वाकई प्रताड़ित हैं। प्रताड़ित किस रूप में माना जाएगा, इसके कुछ नियम होंगे जो भारत सरकार ने बनाए होंगे, जो जल्दी ही सामने आ जाएंगे। 4 दिन पहले की खबर है कि पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर दिल्ली आए हिंदू शरणार्थियों को मजनू का टीला से हटाने के आदेश आए हैं। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जय भगवान गोयल ने आरोप लगाया है कि एक तरफ तो केंद्र सरकार सीएए लागू करके पाकिस्तान से देश में हिंदुओं को संरक्षण देने की बात करती है, तो दूसरी ओर दिल्ली सरकार के इशारे पर हिंदू शरणार्थियों की झुग्गी झोपड़ी को तोड़ने की कार्रवाई डीडीए द्वारा की जा रही है। फ्रंट ने इसके विरोध में साधु संत वे के हिंदू संगठनों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। वे धरने पर बैठकर अपना रोष प्रकट किया है। हर कोई ध्वस्तीकरण से डरा हुआ है। पिछले साल अप्रैल में राजस्थान में पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों की बस्ती पर बुलडोजर चला दिया गया था। हिंदू शरणार्थियों का कहना था कि हम परेशानियों से बचने के लिए यहाँ भारत आए तो यहाँ पर भी हमारे मकान तोड़ दिए गए। कुछ लोग हमें बहुत ब्लैकमेल कर रहे हैं, अवैध वसूली के लिए धमका भी रहे हैं, हमसे रुपए की मांग की गई, हमने रुपए नहीं दिए तो इस तरह की कार्रवाई की गई है। एक और पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर आए हिंदू शरणार्थियों के घर ध्वस्त करने का आदेश, तो दूसरी ओर सीएए लाकर प्रताड़ित हिंदुओं को नागरिकता देने का कानून लागू किया जाता है। इस तरह कहा जा सकता है कि सीएए सिर्फ राजनीतिक ड्रामेबाजी है और कुछ नहीं। अगस्त 2022 में जर्मनी की वेबसाइट DW पर प्रकाशित आबिर अंसारी की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि 2021 में लगभग 800 शरणार्थी वापस पाकिस्तान लौट गए।
राजस्थान में पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों के लिए काम करने वाले सीमांत लोक संगठन के अध्यक्ष हिंदू सिंह सोढ़ा ने उनके वापस लौटने के कई कारण गिनाए थे। भारत में शरण के लिए आए ये लोग पाकिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना के बाद आए थे। सोढ़ा ने कहा था, पाकिस्तान से भारत आने वाले हिंदू शरणार्थियों की संख्या बहुत बड़ी है और उनके यहाँ की मुख्य वजह पाकिस्तान में उनके साथ भेदभाव और धार्मिक प्रताड़ना है। उन्होंने कहा था, शरणार्थी भारत में एक उम्मीद भरी जिंदगी के साथ आते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें वह नहीं मिल पाती। सोढ़ा ने आरोप लगाया था कि भारत नागरिकता देने में कंजूसी बरत रहा है, तो वहीं पाकिस्तान को पता है कि ऐसा नियम है कि भारत की नागरिकता लेते वक्त कोई पाकिस्तानी नागरिकता नहीं रख सकता। सोढ़ा ने कहा था, जब शरणार्थी भारत आते हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए जाना पड़ता है और एक बार जब पासपोर्ट की समय सीमा समाप्त हो जाती है तो उन्हें पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए पाकिस्तानी उच्चायोग जाकर भारी फीस जमा करनी पड़ती है। सोढ़ा ने बताया था कि इस प्रक्रिया में परिवार के हर एक सदस्य का खर्च करीब 10 से लेकर 15,000 रुपये के बीच आता है, जो बतौर रिफ्यूजी भारत में रहने वालों के लिए बहुत भारी रकम है। हालांकि भारतीय गृह मंत्रालय ने 2015 में नागरिकता कानूनों में कई बदलाव किए थे। दिसंबर 2014 या इससे पहले धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आने वाले विदेशी प्रवासियों के प्रवास को वैध कर दिया गया था। इन लोगों को पासपोर्ट कानून और विदेशी कानून के नियमों में छूट दी गई थी, क्योंकि उनके पासपोर्ट की समय सीमा समाप्त हो गई थी। इसके बाद भी हिंदू शरणार्थियों को पाकिस्तान वापस लौटना पड़ा था। यह एक बहुत बड़ी विडंबना थी। हिंदू सिंह लोढ़ा का यह भी कहना था कि 2004 और 2005 में शरणार्थियों की सहायता के लिए शिविर लगाए जाते थे। इन शिविरों के माध्यम से भारतीय नागरिकता चाहने वाले हिंदू शरणार्थियों के दस्तावेज से जुड़ी सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाती थीं। ऐसे शिविरों में करीब 13,000 पाक हिंदू शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिल चुकी है, लेकिन पिछले 5 साल में महज 2,000 पाक हिंदुओं को ही भारतीय नागरिकता मिल पाई। इसका मतलब यह है कि यूपीए सरकार के दौरान पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर आए हिंदुओं को ज़्यादा आसानी से भारत की नागरिकता मिल जाती थी। भाजपा सरकार आने के बाद पाकिस्तान नागरिकता मिलने में मुश्किल आने लगी है। बहरहाल CAA लागू होने के बाद अब उम्मीद की जानी चाहिए कि 3 देशों से प्रताड़ित होकर आने वाले हिंदुओं को भारत में आसानी से नागरिकता मिल जाएगी। न सिर्फ नागरिकता मिल जाएगी, बल्कि उन्हें घर भी दिया जाना चाहिए और साथ में सरकारी नौकरी भी दी जानी चाहिए। अक्सर देखा गया है कि पाकिस्तान से आने वाले हिंदू शरणार्थी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहते हैं, बहुत अमानवीय जगहों पर रहते हैं। उनके कच्चे पक्के मकानों पर अक्सर बुलडोजर चला दिया जाता है। लद्दाख के जाने माने पर्यावरणविद सोनम वांगचुक को आप कितना जानते हैं? वे क्या कर रहे हैं, ये आप कितना जानते हैं? क्या यह भी जानते हैं कि आजकल वे किस मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं? आप नहीं जानते होंगे, क्योंकि लद्दाख की खबरों को बाहर कर दिया गया है। सोनम वांगचुक का ये भी कहना है कि मीडिया लद्दाख की बात नहीं करता। सोनम वांगचुक लद्दाख के लोगों की मांग के समर्थन में आमरण अनशन पर बैठे हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग हो रही है। सोनम वांगचुक का आरोप है कि बीजेपी सिर्फ दिखावे के लिए राम भक्त होने का दावा करती है। अगर केंद्र की बीजेपी सरकार सही मायने में राम की भक्ति करती है तो वो लद्दाख के साथ किए गए सभी वादे पूरा करे। आइए देखते हैं सोनम वांगचुक ने क्या कहा। ये वीडियो हमने सोशल मीडिया से लिया है। नमस्कार और जूले दोस्तों, ये आज मेरा 5वां दिन है अनशन का पानी और नमक पर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज खुले आसमान में हम थे बहुत से साथियों के साथ और तापमान था -17 के करीब। और ऐसे में आप देख रहे हैं ये जो गिलास का पानी है ये न सिर्फ जमा है बल्कि फूल के ऊपर आया है, मगर ये बिल्कुल नहीं जमा है क्योंकि ये अल्कोहल है और अल्कोहल का जमने का तापमान है -114 और पानी का 0 डिग्री। तो ऐसे में हम अनशन कर रहे हैं लद्दाख के संरक्षण के लिए, लद्दाख में डेमोक्रेसी के बहाली के लिए। मगर ये सिर्फ लद्दाख की बात नहीं है, ये
एक देश भर में विश्वास को दोबारा स्थापित करने की बात है। हमारे देश में सब कुछ है, लोहा है, कोयला है, मिनरल्स हैं, मगर कमी है तो विश्वास की, ट्रस्ट डेफिसिट, जिसके चलते अब लोग किसी पे भरोसा नहीं करते हैं। जनता नेताओं पर भरोसा नहीं करती, नेता अपने साथियों पर भरोसा नहीं करती, और इलेक्शन प्रोसेस पर ही अब विश्वास उठ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे विश्वास उठ रहा है। और ऐसे में फिर नेताओं से सीख के लोग भी फिर बिजनेसेस में भरोसा नहीं करते हैं, वादे तोड़ देते हैं। तो लद्दाख के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2019 में हमसे वादा किया गया सरकार ने इलेक्शन मैनिफेस्टोज में खुलेआम लिख के कि लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षण दिया जाएगा। और ये मैनिफेस्टो सिर्फ जुबानी नहीं थे, ये लिखित में आप देख रहे हैं उनकी तरफ से वादे जो लिखित में थे। और 2020 तक फिर वो भूल गए ये वादा। फिर जब दूसरा चुनाव आया हिल काउंसिल का, तो लोगों ने यहाँ पर कहा कि हम चुनाव में हिस्सा ही नहीं लेंगे अगर इस तरह से होता है, तो उन्होंने बॉयकॉट करने का फैसला हुआ। इस पे सरकार ने स्पेशल एरोप्लेन, विमान भेजकर हमारे नेताओं को दिल्ली ले गए और वहां पर उनसे विनती की। और हमारे नेता भी बहुत भोले भाले होते हैं, उन्होंने विश्वास किया और वापस आ गए कि वो सब ठीक करेंगे। और यहाँ पर आके उन्होंने फिर से भारी बहुमत से रूलिंग पार्टी को जिताया, संसदीय चुनाव में भी और हिल काउंसिल में भी। फिर उसके बाद सरकार ने बिल्कुल भुला दिया इसको, 4 सालों के लिए टालम टोल करते रहे। और अब 4 मार्च को उन्होंने साफ साफ कह दिया, ना हम आपको लोकतंत्र देंगे, ना ही संरक्षण 6 शेड्यूल में देंगे। तो आप समझ सकते हैं ऐसे में लोगों का क्या भरोसा रह जाए। अब लोग यहाँ पर फिर से कह रहे हैं कि संसदीय चुनाव को आने वाले हम बहिष्कार करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। मगर ये सिर्फ लद्दाख की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। अगर इलेक्शन मैनिफेस्टोस के साथ यही हाल होता रहा तो लद्दाख एक उदाहरण बन जाएगा हर नेता के लिए कि कोई भी वादा कर लो, कोई जरूरत नहीं है पूरा करने की। मगर अगर लद्दाख के लोगों ने किसी तरह सरकार से ये मनवाया कि वो वादे पूरा करे, तो फिर एक अच्छा उदाहरण बनेगा 50 साल तक की जो नेता वादे करते हैं उन्हें हमें पूरा करवाने का भी साधन है। तो लद्दाख का ये जो आंदोलन है बहुत ही क्रूशियल है ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म करने के लिए भारत में। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद से यही लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठ रही है। इसके अलावा संविधान की 6वीं अनुसूची को लागू करने की मांग हो रही है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत जातीय और जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों के अपने अपने क्षेत्रों के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। फिलहाल भारत के 4 राज्य मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा के 10 जिले इस अनुसूची का हिस्सा हैं। वांगचुक की मांग है कि लद्दाख को भी इस अनुसूची के तहत विशेष अधिकार दिए जाएं। इसके साथ ही PSC और नौकरी में आरक्षण समेत की अन्य मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सोनम वांगचुक समेत लद्दाख के कई लोगों का आरोप है कि अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से किसी भी मांग के पूरा करने को लेकर गंभीरता से कोई पहल नहीं की गई है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के 2 साल बाद ही लेह और कारगिल के लोगों को राजनीतिक तौर पर बेदखल हुआ महसूस करने लगे हैं। तभी से केंद्र के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। वांगचुक यह भी स्वीकार करते हैं कि चीन हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है कि चीन हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है। वो तो कहते हैं ना कोई घुसा है ना कोई घुस आया है। आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।